हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने GS स्टार्ट कर दिया है, उसमें हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया है। मैंने मेडिवल इंडिया ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, ठीक है। यदि आपको पता नहीं है कि मैं GS कैसे पढ़ाता हूँ तो मेडिवल इंडिया जाके देखो, आपको पता चलेगा कि किस लेवल का GS में पढ़ाता हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि यदि आपने मेरे से जो भी GS का पार्ट पढ़ा है, ठीक है, एक तो हम कंप्लीट GS करने वाले, उसका आपको टेंशन लेना नहीं, बस आपको लाइक कमेंट शेयर जोर जोर के करना है, कि उससे क्या होगा, मेरे को आएगा भैया मोटिवेशन कि यार आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो एक मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने, क्योंकि वीडियो बनाने की आप लोग को पता है बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। बस मेहनत का उतना चाहिए मुझे, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाओ। हम पूरा का पूरा GS करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कैसा GS करने वाले आप लोग को पता है। आपने कल यदि केमिस्ट्री का लेक्चर देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि यहीं पे हम आपका पूरा का पूरा GS ऐसे कंप्लीट करेंगे कि जैसे आपको सब याद रहने लगेगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं कि यहाँ पे कर दिया फिर आप भूल गए, ये नहीं, यहीं पे हम सब याद करेंगे। रिवीजन करते करते हम पढ़ने वाले हैं, तो उसका कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स होकर ये करो। और देखो मैंने क्या किया है, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। इससे होता क्या है, इससे हमारा बहुत टाइम बचता है, क्योंकि GS हमें कम टाइम में करना है, क्योंकि हमें मैथ इंग्लिश भी पढ़ना है ना, वो हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है। GS भी लेकिन अभी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी नोट्स बना के रखे। इसलिए क्या होता है, टाइम कम लगता है। कम टाइम में नहीं कि हम ज़्यादा पढ़ते हैं और हम ज़्यादा रिवीजन करते हैं, तो हमारा ज़्यादा अच्छे से पूरा का पूरा GS याद रहता है। और ये नोट्स मैं आपको डिफरेंट विशाल टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस रिलैक्स होकर पढ़ो। और मैं जो भी कहूँगा उसको दोहराओ, मेरे साथ दोहराओ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एकदम छोटे बच्चे जैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा GS कौन बोलता है यार GS डिफिकल्ट है। चलो ना स्टार्ट करते। यदि आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा होगा ना केमिस्ट्री का, तो वो देखो, देन ये सेकंड लेक्चर देखना है आपने, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। कंप्लीट केमिस्ट्री नाम का अपना ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है, उस पर ये सारे के सारे वीडियो आने वाले, ठीक है। तो देखो क्या है, हमने कल क्या क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते, फटाफट रिवाइज कर लेते, उससे क्या हो जाएगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, कि हमने पढ़ा था भैया केमिस्ट्री केमिया शब्द से आया है, ठीक है। केमिस्ट्री का फिर हमने डेफिनेशन देखा था। देन हमने देखा था कि यार फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, जो कि है एंटोनी लवाइजर। मैंने बोला था आपको कि भैया खुद का नाम भूल जाओगे, लेकिन एंटोनी लवाइजर का नाम नहीं भूलोगे, आप लोग को पता होगा। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने दी थी, लेकिन नाम एंटोनी लवाइजर ने दिया था। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्ले ने दी थी, लेकिन नाम एंटोनी लवाइजर ने दिया था। ये सब कल का रिवाइज हो रहा है, सब कल का रिवाइज हो रहा है। कंबशन थ्योरी एंटोनी लवाइजर ने दी थी। द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री बुक एंटोनी लवाइजर ने दी थी। देन केमिस्ट्री की कुछ हमने ब्रांचेस देखी थी, ठीक है, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देन एसिड बेस सॉल्ट केमिकल कंपाउंड, ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने एसिड बेस सॉल्ट का देखा था कि एसिड सॉल्ट टेस्ट, बेस बिटर टेस्ट, एसिड का pH लेस देन 7 मोर देन 7, बेस का pH होता है। एसिड पानी में H+H3O+ आयन देता है, बेस पानी में OH- आयन देता है। सब याद है ना आपको, 100% याद रहा होगा यदि आपने कल का लेक्चर किया होगा तो, ठीक है। H+ आयन को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H3O+ आयन को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, OH- आयन को हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। ये आपको लोगों को पता है। pH वैल्यू को पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जैसे कि मंत्र उच्चार चल रहे हैं, ठीक है। ये pH का स्केल मैंने बताया था। देन pH का स्केल सोरेनसन ने दिया था। ये सब भैया हो चुका है, ठीक है। pH स्केल 0 to 3 पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये मैंने बता दिया था, एग्जांपल भी मैंने दिए थे। देन 3 से यदि 7 में रहेगा pH वैल्यू तो क्या होता है, वीक एसिड होता है, उसके भी एग्जांपल दिए थे। देन टमाटर पालक में ऑक्जेलिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड होता है, ये मैंने बता दिया था। देन ये स्ट्रॉन्ग बेस बता दिया था कि जब pH 10 to 14 रहता है तो स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। आपको इसको तो बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला MgO और उसका pH रहता है 10.5, इसको तो कभी जिंदगी में नहीं भूलना है। देन वीक बेस का pH वैल्यू है 7 to 9.5। ये सब कल का रिवीजन चल रहा है भाई साहब। और ये pH माइनस लॉग ऑफ H+ होता है, pH प्लस POH 14 होता है। pH वैल्यू ऑफ ब्लड 7.4 क्या, pH वैल्यू ऑफ ब्लड, ठीक है। ये हो गया कल का लेक्चर रिवाइज। अभी करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट, ठीक है। देखो लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर वो चीज होती है जो आपको पता करा के दे सकती है कि ये पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड एसिड है या बेस है। ये आपको बता देगी यार ये एसिड है या बेस है। कैसे बताएगी, तो देखो लिटमस पेपर जो है ना वो नेचुरल इंडिकेटर होता है, यानी ये अपने को सृष्टि से मिलता है, ठीक है, नेचुरली मिलता है, इसीलिए इसको नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। मुझे लगता है लिटमस पेपर के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना होगा, क्योंकि
क्योंकि स्कूल में हम लिटमस पेपर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो एसिड है, कोई केमिकल कंपाउंड या बेस है, ये बताता है। कैसे बताता है ये हम अभी देखेंगे। जैसे कि यदि आपने ब्लू कलर, आपने देखा होगा आपके लैब में 2 कलर के लिटमस पेपर होते हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर होता है और रेड लिटमस पेपर होता है। यदि ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में डाला जाए, यानी किसी एसिड में डाला जाए, मान लो HCl में डाला जाए या H2SO4 में डाला जाए, तो वो ब्लू लिटमस पेपर क्या करेगा, अपना कलर चेंज करेगा और वो रेड बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, यदि ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक मीडियम में डाला जाए तो वो रेड बनता है। ध्यान दो, ब्लू का यदि रेड है तो वो क्या है, वो एसिडिक मीडियम है। ब्लू यदि रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसिडिक मीडियम में। बोलो मेरे साथ एक बार, ब्लू यदि रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो एसिडिक मीडियम में। ब्लू लिटमस पेपर यदि रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन सा है, वो एसिडिक मीडियम है। ऐसे यहीं पे हमें सब कुछ याद रखना है, ठीक है। देन यदि रेड लिटमस पेपर यदि ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है तो वो बेसिक नेचर का है। यानी यदि हमने कोई भी केमिकल कंपाउंड ले लिया, उसमें यदि हमने ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया और वो यदि उसमें यदि हमने रेड लिटमस पेपर डाल दिया, रेड लिटमस पेपर डाल दिया बेस में, रेड लिटमस पेपर डाल दिया, तो वो क्या बन जाता है, ब्लू बन जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। रेड लिटमस पेपर यदि ब्लू बन रहा है तो वो बेसिक है, ब्लू लिटमस पेपर रेड बन रहा है तो वो एसिडिक मीडियम है। इतना है, कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ें आप लोगों को याद रह गई होगी, ठीक है। देन पूछा जाता है एग्जाम में, भैया लिटमस पेपर का नेचुरल कलर कौन सा है, तो भैया वो है पर्पल। नेचुरल कलर लिटमस पेपर का पर्पल है। लेकिन आपने तो बोला सर ये ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, तो भैया जैसे हमारे बाल का नेचुरल कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। लेकिन उस पर यदि डाई लगाई जाए तो उसका कलर हम चेंज करते हैं, है ना। बहुत सारी लड़कियां करती ना चेंज बालों का कलर। वैसे ही भैया इसका तो नेचुरल कलर पर्पल है, लेकिन उसको यदि डाई लगाई जाए तो उसको ब्लू में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ब्लू यदि रेड बन रहा है तो वो एसिडिक मीडियम है, रेड यदि ब्लू बन रहा है तो वो बेसिक मीडियम है, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये कौन सा लिटमस पेपर, ये बनता कैसे है, कभी कभी पूछा जाता है। एक्चुअली ये बायो का पार्ट है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कर लेंगे। ब्लू लिटमस पेपर जो बनता है ना, वो लाइकेन से बनता है। लाइकेन एक पौधा है, लाइकेन नाम का एक पौधा है, लाइचेन भी बोलते हैं, लाइकेन भी बोलते हैं। इस लाइकेन से ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर या कोई भी लिटमस पेपर जो है ना, वो इस लाइकेन से बनता है, ठीक है। लाइकेन क्या है एक्चुअली, थैलोफाइटा, एक जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ों के मतलब एक अलग अलग प्रकार होते हैं। तो थैलोफाइटा एक कैटेगरी है पेड़ों का। मतलब थैलोफाइटा ऐसे पेड़ होते हैं जिसका स्टेम, रूट वगैरह आप या उसका पत्ता वगैरह आप ऐसे बता नहीं सकते कि कौन सा है। ये एक थैलोफाइटा, बॉटनी में हम पढ़ेंगे उसको डिटेल में। थैलोफाइटा प्लांट का एक कैटेगरी होता है, ये उसका होता है, थैलोफाइटा कैटेगरी में आता है ये प्लांट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, लाइकेन प्लांट से बनता है ब्लू लिटमस पेपर, लाइकेन या लाइचेन। एक्चुअली लाइकेन होता क्या है, लाइकेन में अलगी और फंगा ये दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। कैसे रहते हैं, जैसे कि ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। अभी सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब क्या होता है कि भैया मैं तेरी मदद करूंगा, तू मेरी मदद कर। जैसे हम दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पूरा जीएस पढ़ूंगा, आप मेरे को लाइक दे दो आप नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये हो गया सिम्बायोटिक रिलेशन। वैसे ही अलगी और फंगाई सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं लाइकेन में। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं और लाइकेन नाम का एक पेड़ में ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। अभी सिम्बायोटिक में रिलेशन में कैसे रहते हैं, तो वो होता है भैया, आपको पता होगा कि अलगी के पास होता है क्लोरोफिल। अलगी के पास क्या होता है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल हमें क्या करता है, आप लोग को पता होगा ना, क्लोरोफिल के वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। और जिस पेड़ के पास, जिस भी जीवाणु के पास मान लो क्लोरोफिल है, वो खुद का खाना बना सकता है। जिस जीवाणु या जिस मतलब पौधा है, कुछ भी है, पेड़ है, उसके पास क्लोरोफिल है, यानी वो खुद का खाना बना सकते। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं रहता, इसलिए हम खुद का खाना नहीं बना सकते। हमें मतलब बाहर से, मतलब पेड़ों से खाना लेना पड़ता है, फिर हमें खाना मिलता है। हम ऐसा नहीं कि वो धूप में चले गए और अपना खाना बन रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है।
वो जादू जादू करता था, वो जादू में होता था वो, ठीक है, लेकिन हमारे इसमें नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। बट अलगी के पास क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो खाना बना सकते। वैसी फंगाई अपने जैसी है, वो क्या करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो खाना नहीं बना सकते, लेकिन उनमें कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते। मुझे बताओ कि खाना बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। खाना बनाने के लिए हमारे पास क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ये सन की भी ज़रूरत होती है और वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो फंगाई क्या बोलता है, भैया मैं क्या करूँगा, मेरे पास पानी है, मैं तुम्हें पानी दूंगा। तो अलगी बोलता है ठीक है भाई, मेरे पास क्लोरोफिल है, मैं पानी और ये क्लोरोफिल और ये सन जो आएगा जो कि नेचुरली है, मैं खाना बना लूँगा, तो मैं तुम्हें खाना दूंगा। यानी अलगी फंगाई को खाना देता है, फंगाई अलगी को पानी देता है, और फिर ऐसे एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये लाइकेन, मतलब ये दोनों जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं उसी को लाइकेन, ये पौधा कहा जाता है। और इसी लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस पेपर बनता है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो बस एक लाइन याद रखना है आपको कि लिटमस पेपर किस पौधे से बनता है, वो है लाइकेन, वो है लाइकेन या लाइचेन, ठीक है। किसी ने पूछा आपको भैया लिटमस पेपर कहाँ कैसे बनता है, तो आप बोलोगे सर लाइकेन से बनता है, ठीक है। अभी कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर हम देखेंगे। ये तो थे भैया नेचुरल इंडिकेटर, अब आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर कौन कौन से है, जैसे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज टाइप ही ऑरेंज में होता है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर यानी क्या, कोई भी केमिकल कंपाउंड एसिड है या बेस है ये बताने वाले चीज़ जो होता है उसको इंडिकेटर कहते हैं। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर था, अभी आर्टिफिशियल इंडिकेटर में मिथाइल ऑरेंज है। फर्स्ट मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, एसिडिक में रेड बनता है। लिटमस पेपर भी एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो रेड कलर का बनेगा, वैसे ही मिथाइल ऑरेंज भी एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो रेड कलर का ही बनता है। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज यदि हमने बेसिक केमिकल कंपाउंड में डाल दिया तो वो येलो कलर का बनता है। लिटमस पेपर को यदि ब्लू लिटमस पेपर को यदि हमने बेसिक इसमें डाला, रेड लिटमस पेपर को यदि बेसिक इसमें डाला तो वो ब्लू करेगा। ब्लू लिटमस पेपर को यदि एसिडिक में डालेगा तो रेड करेगा। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में डालेगा, इसको कुछ ऐसा नहीं कि इसका ब्लू वगैरह कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल मिथाइल ऑरेंज लेना है जो कि ऑरेंज कलर का रहेगा। उसको एसिडिक मीडियम में डालेगा तो वो रेड करेगा, और उसको बेसिक मीडियम में डालेगा तो वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये आपको रखना है याद। मिथाइल ऑरेंज एग्जाम में पूछा जा सकता है। मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कौन सा कलर का होगा, आपका आंसर रहेगा रेड। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भैया मिथाइल ऑरेंज को यदि बेसिक मीडियम में डाल दिया तो कौन सा कलर होगा, आपका आंसर रहेगा येलो। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देने फिनोफ्थिलीन, ठीक है। फिनोफ्थिलीन ये कैसे होता है, ये होता है कलरलेस। ये कैसे होता है, ये कलरलेस डाई होती है, इसमें कोई कलर नहीं होता है फिनोफ्थिलीन में। ये भी क्या है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। फिनोफ्थिलीन को यदि एसिडिक मीडियम में डाला जाए ना तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। फिनोफ्थिलीन मतलब कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं सर ये तो एसिडिक मीडियम है। वैसे ही फिनोफ्थिलीन को यदि बेसिक मीडियम में डाला जाए, बेसिक केमिकल कंपाउंड में डाला जाए तो वो पिंक कलर का होता है, पिंक कलर, ठीक है। पिंक कलर आप लोगों को पता होगा, जो लड़की को बहुत पसंद आता है उस कलर यानी पिंक कलर में ये बेसिक मीडियम में हो जाता है, ठीक है। चलो फिनोफ्थिलीन एसिडिक मीडियम में नो चेंज और बेसिक मीडियम में पिंक कलर, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को ये चीज़ें अभी याद रह गई होगी, इस टेबल को आपको रखना है याद, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करूँ क्योंकि रिवाइज करते रहेंगे तभी याद रहता है। देखो रेड लिटमस पेपर यदि बेसिक केमिकल कंपाउंड में डाला जाए तो वो ब्लू कलर का होता है। ब्लू लिटमस पेपर यदि एसिडिक केमिकल कंपाउंड में डाला जाए तो वो रेड कलर का होता है। ब्लू रेड हो रहा है तो वो एसिडिक मीडियम है, रेड ब्लू हो रहा है तो वो बेसिक केमिकल कंपाउंड है। वैसे ही आर्टिफिशियल इंडिकेटर यदि है, मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। और यदि मिथाइल ऑरेंज को बेसिक मीडियम में डाला जाए तो वो येलो कलर का होगा। वैसे ही फिनोफ्थिलीन जो कि कलरलेस होता है, यदि उसको एसिडिक मीडियम में डालेगा तो नो चेंज यानी कोई भी चेंज नहीं होगा, और यदि उसको बेसिक मीडियम में डाल दिया जाएगा तो वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। मुझे लगता है ये आप अभी 100% आपके दिमाग में होगा। ये मैं फिर से आपको बाद में भी क्वेश्चन पूछूंगा।
ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नोट है? 2000 का जो आपको नोट पता, अगर जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी थी, उसके बाद 2000 का नोट डाला था, डिमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है, तो उसमें उन्होंने 2000 का नोट बनाया था, उसमें फिनोल्फ्थीलिन का यूज़ हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया 2000 के नोट में क्या यूज़ किया जाता है, तो उसका आंसर था फिनोल्फ्थीलिन। 2000 के नोट में फिनोल्फ्थीलिन यूज़ होता है, बस याद रखना है 2000 रुपये के नोट में फिनोल्फ्थीलिन यूज़ होता है। देन जो एक टर्मेरिक पाउडर होती है ना, जो हल्दी होती है अपने घर में, वो भी क्या है, वो भी नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे लिटमस पेपर नेचुरल इंडिकेटर था, वैसे ही टर्मेरिक जो पाउडर होती है वो भी नेचुरल इंडिकेटर होती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। देन एसिड बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड और बेस जो होते हैं, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वही बहुत ही अच्छा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, ठीक है। अम्ल और क्षार क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, सेम बात है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। और जो चीज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, यानी जो भी लिक्विड चीज़, जो भी ऐसा लिक्विड जो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, यानी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ऐसा कोई भी लिक्विड, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, यानी उसको विद्युत अपघटीय कहा जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, यानी उसको विद्युत उपघटीय कहा जाता है। यानी सिंपल सी बात है, तो क्या भैया एसिड और बेस इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनेंगे, 100% बनेंगे। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि एसिड और बेस हमेशा इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि एसिड और बेस जब लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इसीलिए वो इलेक्ट्रोलाइट है। ये चीज़ रखनी है आपको पूरी तरह से याद। मुझे लगता है आपको ये भी चीज़ याद में रह गई होगी, कुछ नहीं, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, एसिड और बेस इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये दो लाइन आपको बस याद रखनी है, ठीक है। अब एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ सिद्धांत दिए गए थे, कुछ थ्योरी दी गई थी, वो हमें याद में रखना है। अभी तक आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि नेचुरल जो इंडिकेटर है वो पढ़े और आर्टिफिशियल इंडिकेटर पढ़े, उनके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन ली। अभी हम कुछ थ्योरी देखने वाले। थ्योरी क्या देखने वाले? फर्स्ट थ्योरी थी अरेनस थ्योरी, अरेनियस थ्योरी, ठीक है, अरेनियस थ्योरी, और इंग्लिश में उसको अरेनियस थ्योरी भी कहा सकता है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। अरेनियस थ्योरी या अरेनियस थ्योरी अभी हम पढ़ने वाले। अरेनियस थ्योरी क्या है, ये चीज़ हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी कि एसिड को वाटर में डाल दिया जाए तो वो H+ आयन देता है या H3O+ आयन देता है, H+ बनाएगा या H3O+ बनाएगा, ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। और वही अरेनियस थ्योरी है, यानी कोई भी चीज़ यदि एसिड है या बेस है, हम कैसे देखेंगे, उसको पानी में डाल दो, यदि वो H+ आयन दे रहा है यानी वो एसिड है। कोई भी बेस है, उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो वो OH- देता है, OH- देता है यानी वो क्या है, वो बेस है। और यही आर्हेनियस ने बताया था कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को कैसे आप बोल सकते हैं कि वो एसिड या बेस है, उसको डाल दो पानी में, H+ आयन देगा तो वो एसिड है, OH- आयन देगा तो वो बेस है। H+ आयन और H3O+, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या होता है, H2O, तो वो ये जो H+ आयन है वो वाटर के साथ क्या कर लेता है, बना के H3O+ बना सकता है, तो H+ और H3O+, ठीक है। आर्हेनियस थ्योरी बहुत ही आसान है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देन दूसरा थ्योरी था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी। क्या है इस ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में? इसमें है भैया कोई भी एसिड, यानी और उस एसिड को क्या बोला जाएगा, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बोला जाएगा। जो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एसिड, बस ये इसको ब्रॉन्स्टेड और लॉरी एसिड क्यों बोला जा रहा है पता है, क्योंकि ये थ्योरी इन्होंने दी थी ना, इसीलिए। ये नॉर्मल एसिड ही है अपना, बस उसको एसिड को पानी में डाल दिया और वो यदि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड बन जाएगा। हर कोई एसिड जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सारे के सारे एसिड यदि पानी में देते हैं ना तो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। प्रोटॉन होता क्या है, आप लोगों को पता होगा, यदि आपने 7th, 8th, 9th, 10th स्टैंडर्ड में यदि केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होता है कि
होगा भैया? एटम होता है। एटम होता है। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इधर बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप लोग को पता है। तो ये जो न्यूट्रॉन है इस पे तो कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन ये प्रोटॉन है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये आप लोग को पता होगा। तो यही ये प्रोटॉन यदि डोनेट कर रहा है तो वो यदि एसिड यदि वाटर में जाता है तो ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, यानी ये प्रोटॉन दे देता है। और यही बोला था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ये दोनों ने मिलकर बोला था। ठीक है, तो इनका थ्योरी क्या है कि भैया प्रोटॉन डोनेट करना। अरेनिस का थ्योरी था एसिड पानी में H+ और H3O+ आयन देता है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का थ्योरी था कि एसिड पानी में प्रोटॉन डोनेट करता है। ठीक है, ये दोनों भी चीज़ें आपको पूरा दिमाग में रट लेनी है। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड एग्जाम में पूछा जाएगा कि ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के थ्योरी के अनुसार यदि एसिड को पानी में डाला जाता है तो वो क्या करेगा? प्रोटॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूट्रॉन डोनेट करेगा, क्या करेगा भैया? वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। इतना सिंपल सा आंसर है, आगे 2 मार्क्स। ठीक है, बहुत आसान है जीएस यदि उसको अच्छे से पढ़ा जाए तो। ठीक है, देन यदि बेस को वाटर यानी पानी में डाल दिया जाए तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। कोई प्रोटॉन दे रहा है तो कोई तो प्रोटॉन लेगा भी। ठीक है, तो यदि बेस को पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। और यदि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है कोई भी चीज़ यदि पानी में डालने के बाद, तो वो बोला था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने कि भैया वो है बेस। ठीक है, इतने सारे इसमें हमने बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, यदि एसिड को पानी में डाल दिया जाए तो वो प्रोटॉन डोनेट करता है, यानी प्रोटॉन दे देता है, लेकिन यदि बेस को पानी में डाल दिया जाए तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, इतना सिंपल है। मैं 100% बोलता हूँ जीएस के सारे क्वेश्चन सही हो गए। बस इस सारे के सारे लेक्चर को इनका बहुत अच्छे से देखो, रिक्वेस्ट है। ठीक है, बहुत बच्चे जीएस में बहुत परेशान है, समझ में नहीं आ रहा। बच्चे इतने परेशान है कि सर क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। मैथ का भी हो जा रहा है, इंग्लिश का भी हो जा रहा है। वैसे मैथ का आप लोग को पता है होगा कि हमने सीजीएल 2021 टीयर 1 का एक शिफ्ट स्टार्ट किया। सीजीएल 2021 टीयर 1 के सारे क्वेश्चन हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज। परसेंटेज हमने ऑलरेडी बना के रखा है। देन हमने परसेंटेज के साथ हमने और रेशो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ये 3 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहा है उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए प्लेलिस्ट। ठीक है, देन अभी आ गया लेविस थ्योरी। ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बस आपको इसको सुनना है। सीजीएल में इतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं, पर फिर भी आप इसको एक बार गो थ्रू चले जाओ, इसीलिए मैंने ये लाया है। ठीक है, बस रिलैक्स होकर उसको देखो। समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो रिलैक्स, नो प्रॉब्लम। लेविस थ्योरी क्या थी? जैसे ही आरएनएस थ्योरी थी, जैसे ही ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी थी, वैसे ही लेविस थ्योरी है। लेविस थ्योरी के अनुसार एसिड वो है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। एसिड वो है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। ठीक है, ये और वो एसिड को क्या बोला जाता है? लेविस एसिड बोला जाता है। ये मैं आपको और बोलूँगा, बताने वालों की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। बस रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स रहो। बेस क्या होता है लेविस थ्योरी के अनुसार? बेस वो है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, ऐसे बेस को लेविस बेस कहते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये NH3 है, क्या होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? NH3 है, तो देखो क्या होता है एक्चुअली, ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ कुछ ना कुछ तो बॉन्ड करेगा। यदि आप ये चीज़ें है ना, ये थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें है। ठीक है, समझ में आ रही होगी तो इट्स एंड मतलब बढ़िया है, नहीं समझ में आ रही होगी तो भैया रिलैक्स, ज़्यादा टेंशन मत लो। NH3 ने मतलब जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हो तो समझ लेके जाएंगे इसको, लेकिन आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो NH3, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड है, जब और कुछ इसमें बॉन्ड बता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऐसे यहाँ पे होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। वो किसी के साथ बॉन्ड कुछ नहीं कर रहे, वो बस पड़े हुए अपने, और उन्हीं को क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर। ऐसे पेयर में होते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक्चुअली क्या होता है, जब ये नहीं क्या एसिड क्या करता है, किसी दूसरा यदि कंपाउंड है ना, उसको ये 2 इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर करता है, उसके साथ शेयर करता है। मैं आगे बताने वाला हूँ कैसे शेयर करेगा, क्या करेगा, तो शेयर करता है। ठीक है, तो जो मतलब शेयर कर रहा है, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, आगे मैं फिर डिटेल में बताऊंगा, उससे क्या बोलेंगे? लेविस बेस बोलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देना यानी लेविस एसिड, इलेक्ट्रॉन लेना यानी लेविस बेस होता है। ठीक है, और डिटेल में देखो यहाँ पे
शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर, ठीक है, शेयर पे इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर, ठीक है, यानी ये देखो लोन पेयर मतलब ये अकेले है, इधर जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये अकेले लोन पेयर, और ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं, इनका कुछ काम नहीं होता, इसलिए ये देना दे सकता है भैया, शेयर कर लेके कोई बात नहीं, ऐसा इसका ये होता है, ठीक है। तो देखो जैसे ये है, यही चीज़ मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश की। मान लो ये दो है, एक ए है एक बी है, बी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये डोनेट करेगा इसको। तो जिसने लिया, ठीक है, जिसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, जिसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बताया था, इसने दिया ना, तो इसलिए बेस बन जाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिड बन जाएगा, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो जिसने लिया, जिसने एक्सेप्ट किया, वो क्या बन गया, लेविस एसिड बन गया, और जिसने जिसने डोनेट किया लोन पेयर, वो क्या बन गया, लेविस बेस बन गया, ठीक है। इतना है, ज़्यादा आप ये मत करो, ठीक है। एक्चुअली इसको कैसे लिखा जाता है, देखो ऐसे लिखा, ये NH3 और इधर ऐसा देते हैं एरो। इसमें देखो क्या है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसको दे रहा है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन गया, लेविस एसिड, इसलिए ये H क्या एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड में डाल दिया है, ठीक है। और जिसने दे दिया, नहीं समझ में आ रहा है भैया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, और जिसने दिया वो क्या बन गया, लेविस बेस। देखो ये एरो ये साइड में, ठीक है, वैसे ही H एरो ये साइड में BF3, ठीक है। जिसने दिया, जिसने लिया, क्योंकि एरो ये साइड में यानी ये ले रहा है, यानी H ने लिया, इसलिए वो क्या बन गया, लेविस एसिड। जिसने दिया, जो देने वाला है वो क्या होता है, आपका लेविस बेस होता है, ठीक है। अभी ये फटाफट हम टाइप्स ऑफ एसिड कर देंगे, ठीक है। अभी हमने तीन थ्योरी पढ़ी थी एसिड बेस से रिलेटेड, ठीक है। एक एरेंसन थ्योरी दी थी, जो कि पानी में एसिड क्या करता है, H+ आयन देता है और बेस OH- आयन देता है, बहुत ही सिंपल थ्योरी थी। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थ्योरी देखी हमने कि एसिड क्या करता है, पानी में प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस क्या करता है, वाटर में प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। देन लेविस थ्योरी दी थी, एसिड वो है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो एसिड को क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। बेस वो है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, और उस बेस को लेविस बेस कहते हैं। इतना हमने पढ़ा इस थ्योरी में। अब टाइप ऑफ एसिड हम फटाफट कर लेंगे, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो फर्स्ट एसिड कौन सा है भैया, ऑक्सी एसिड यानी ऑक्सी अम्ल, ऐसे एसिड जिसमें H और O दोनों एलिमेंट हो उसको ऑक्सी एसिड कहा जाता है। जैसे पकड़ लो आप HNO3, इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है, इसमें क्या ऑक्सीजन भी है, HNO3 इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, यानी ये क्या बन गया, ऑक्सी एसिड। कितना आसान है। देखो H2SO4, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, यानी ये क्या बन गया, ऑक्सी एसिड। देखो H3PO4, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, यानी ये क्या बन गया, ऑक्सी एसिड। H2SO4, HNO3, देन H3PO4, ठीक है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे क्या है, ये सारे ऑक्सी एसिड है। कितना आसान है। देन दूसरा कौन सा एसिड होता है, हाइड्रो एसिड। पहला कौन सा टाइप हो गया, अपना एसिड का टाइप पढ़ रहे हैं हम, पहला ऑक्सी एसिड हो गया, दूसरा हाइड्रो एसिड। हाइड्रो एसिड क्या है, जिसमें O ना हो या फिर H किसी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, ठीक है, तो उसे कौन सा बोलते हैं, हाइड्रो एसिड। अभी उसमें एक तो ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। यदि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो होना चाहिए, हाइड्रोजन किसी हैलोजन के साथ जुड़ा हो। अभी ये हैलोजन क्या है, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा हैलोजन क्या होते हैं, यदि नहीं होंगे तब भी मैं बता दूंगा, ठीक है। हैलोजन क्या होता है एक्चुअली, यदि आपने पीरियोडिक टेबल जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको और डिटेल में पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो सारे हैलोजन होते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दिया है, हैलोजन ऐसे एलिमेंट, एक तो जो सॉल्ट बनाते हैं उस एलिमेंट को हैलोजन बोलते हैं, और जो 17 ग्रुप के एलिमेंट है ना, यानी वही एलिमेंट सॉल्ट बनाते हैं, इसलिए उनको हैलोजन बोलते हैं। वो कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे कौन से एलिमेंट है, ये है हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि इनके साथ H आ जाए यानी HBr, देखो ब्रोमीन के साथ आ गया ना, तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड इसको बोलते हैं, HBr। ये कैसा बन गया, हाइड्रो एसिड। हाइड्रो यानी ओनली हाइड्रोजन है ना, तो इसलिए इसको क्या बोले, हाइड्रो एसिड। और नाम भी क्या बन गया, हाइड्रोबोरिक एसिड, क्योंकि ये हाइड्रो एसिड है। हाइड्रो H की वजह से क्या बन गया, ये हाइड्रो, और ये इसके Br की वजह से ब्रोमिक एसिड, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो गया, HBr यानी हाइड्रोब्रोमिक एसिड।
समझ में आ गया। हाइड्रो एसिड में क्या होता है, ओनली एच होता है और वो एच किसी हैलोजन के साथ जुड़ता है। हैलोजन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे ये एच ब्रोमीन से जुड़ा है, इसलिए इसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड बोलते हैं और ये हाइड्रो एसिड है, ठीक है। ऑक्सी एसिड में क्या होता है, एच और वो दोनों होते हैं, ठीक है। हाइड्रो एसिड में क्या होता है, ओनली एच होता है, वो किसी हैलोजन के साथ जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन है वो किसके साथ, एक हैलोजन यानी क्लोरीन के साथ जुड़ा है, यानी हाइड्रोजन एफ के साथ है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। एससीएन हाइड्रो, ये क्या होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है। ये भी आपको याद रखना है कि एससीएन एक हाइड्रो एसिड है। क्या है इसमें, यदि एग्जाम में आया तो एच है, ठीक है, ठीक है। और ये एससीएन, याद रखो एससीएन हाइड्रोसाइनिक एसिड, ये एक हाइड्रो एसिड है, ठीक है। ऑक्सी एसिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। देन मिनरल एसिड, ठीक है। हम एसिड्स के टाइप पढ़ रहे हैं। मिनरल एसिड यानी खनिज अम्ल, मिनरल यानी खनिज होता है ना, तो मिनरल एसिड को ही खनिज अम्ल हिंदी में कहा जाता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो मिनरल एसिड में क्या होते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता है उन एसिड्स को मिनरल एसिड बोलते हैं। बिल्कुल भी कार्बन नहीं रहेगा, और जो खनिज तत्वों से बने होते हैं यानी जो मिनरल से बने होते हैं वैसे एसिड को मिनरल एसिड बोलते हैं। एग्जाम्पल याद रख लो, ठीक है। HCl, HI, HNO3, H3PO4, जितना हो सके उतना याद रखो। ज़्यादा यदि इसका एग्जाम्पल याद नहीं रहा तो भी चलेगा, बस 1 2 3 बार उसके गो थ्रू हो जाओ कि HCl भैया मिनरल एसिड है, HI भैया मिनरल एसिड है, HNO3 मिनरल एसिड है, H3PO4 मिनरल एसिड है। याद नहीं रहा तो भी इट्स ओके, मैं बता दूंगा ना आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, बस 1 2 3 बार गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को कल के लेक्चर में पढ़ाया था। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जिसका pH 0 to 3 में है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। मैंने ये बताया था आपको। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, जो कंप्लीट तरीके से डिसोसिएट हो जाए, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बताई थी। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, HNO3, ठीक है। देन H2SO4, ठीक है। ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सारे एग्जांपल क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड के। ये कल का लेक्चर में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वीक एसिड, वीक एसिड यानी दुर्बल अम्ल, जैसे जिसका pH वैल्यू 3 to 6.9 है उसको क्या बोलते हैं, वीक एसिड बोलते हैं। मैंने बताया था एसिड का pH वैल्यू 7 से तो कम रहेगा, ठीक है, लेकिन जितना उसका pH वैल्यू कम उतना वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और जितना pH वैल्यू ज़्यादा उतना वो क्या बनता है, वीक बनता है। ये मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में पढ़ा के रखा है। तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वीक एसिड में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। जो पूरी तरह से डिसोसिएट ना हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है यानी पूरी तरह से उसका मतलब घटन मतलब टूट जाता है, लेकिन वीक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। एग्जाम्पल कौन से, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अभी याद रखो आप, ये ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है टमाटर और आपके पालक में। यदि कल का लेक्चर आपने देखा होगा तो ये आपको चीज़ें याद होगी। ऑक्जेलिक एसिड पालक और टमाटर में होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है। ये सारे के सारे एसिड हमने क्या खाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड हम खा सकते हैं। देन एसिटिक एसिड, देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपके जो आप सॉफ्ट ड्रिंक होती है ना उसमें होते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो वीक एसिड भी हमने कल के लेक्चर में यदि आपने अच्छे से किया है तो ये भी चीज़ आपने कल की हुई है, तो बहुत ही आसान है। देन है नेक्स्ट फैटी एसिड्स यानी वसीय अम्ल, क्योंकि फैट को वसीय बोलते हैं ना, तो वैसे ही फैटी एसिड्स यानी हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये क्या होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। अभी वो देख लेते हैं, हम टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं, याद रखना है आपको क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, नहीं तो चलो भूल ही जाओगे। देखो फैटी एसिड कौन से होते हैं, जैसे ओमेगा 3 ये एक फैटी एसिड है, ओमेगा 6 ये फैटी एसिड्स है, ओमेगा 9 ये भी एक फैटी एसिड्स है, ठीक है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 क्या भैया 3 का पहाड़ा है, 3 3 का 3 3 दूनी 6 6 3 3 9, ठीक है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये क्या है, ये फैटी एसिड्स है। जो ओमेगा 3 है ना उसका केमिकल नाम आपको याद रखना है। ओमेगा 3 का केमिकल नाम होता है लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड। ओमेगा 3 का नाम आपको याद रखना है लिनोलिनिक एसिड। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आपको याद रखना है। मैंने यदि कल आपको पूछा कि भैया ओमेगा 3 का
ये क्या है, ओमेगा 3 का केमिकल नाम क्या है, तो वो रहेगा लिनोलेनिक एसिड। मैंने बोला भैया ओमेगा 6 का केमिकल नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर ओमेगा 6 का केमिकल नाम है वो है लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। ओमेगा 6 का, मेरे साथ बोलो, ओमेगा 6 का केमिकल नाम है लिनोलिक एसिड और ओमेगा 3 का केमिकल नाम है लिनोलिनिक एसिड। देखो ये चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है, इसका तो भैया तुम रट्टा मार दो, कुछ कर ही नहीं सकते, क्या करेंगे इसका, ठीक है। देन ओमेगा 9, ओमेगा 9 का केमिकल नेम है ओलिक एसिड, ओलिक एसिड। थोड़ी सी डिफिकल्ट है ये केमिकल नाम, बट आपको थोड़ा सा इस पर जोर देके याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओमेगा 3 का केमिकल नाम है लिनोलिनिक एसिड, ओमेगा 6 का केमिकल नाम है लिनोलिक एसिड, ओमेगा 9 का केमिकल नाम है ओलिक एसिड, और यहीं पे आपको इसको याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली ओमेगा 3 ना ये बहुत ही बेस्ट मल्टीविटामिन होता है, बहुत ही बेस्ट मल्टीविटामिन होता है ओमेगा 3, जिसका नाम है लिनोलिनिक एसिड। और ये कहाँ पे मिलता है, सोर्सेस इसके क्या क्या है, रैपसीड, रैपसीड यानी उसको अलसी भी बोलते हैं हिंदी में, रैपसीड, और वनस्पति तेल होते हैं ना उसमें ये ओमेगा 3 मिलता है आपको, ठीक है। और इस रैपसीड में नहीं क्या, आयरन भी बहुत अच्छे से होता है, तो जिसमें आयरन की कमी होती है उसको रैपसीड ज़रूर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है ओमेगा 3। और ओमेगा 6, ओमेगा 9, ओमेगा 6 का नाम मैंने आप लोग को बताया है जो कि है लिनोलिक एसिड, ठीक है। और ओमेगा 9 का नाम है ओलिक एसिड, ठीक है। These are used when we feel pain in bones joints, यानी यदि आपके जो जॉइंट्स होते हैं, यानी यहाँ पे, ठीक है, जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये आपका जॉइंट हो गया, जैसे घुटना, ये सारी चीज़ें आपका जॉइंट हो जाते हैं। इन जॉइंट्स में यदि पेन होता है, जो थोड़े ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो नहीं क्या तकलीफ मतलब बोलते रहते कि यार मेरे यहाँ पे पेन हो गया, मेरा पैरों के घुटनों में पेन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उनमें ओमेगा 6 और ओमेगा 9 थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और इसलिए तब डॉक्टर उनको ओमेगा 6 और ओमेगा 9 दे देते हैं, ठीक है। तो ये बोन में पेन होने के बाद, अब इसके सोर्स क्या है, ये मछली के तेल और ये फिश लीवर में पाया जाता है। कौन सा, ये ओमेगा 6। तो जिनमें ओमेगा 6 की कमी होती है ना उनको मछली का तेल या उनको फिश लीवर खाना चाहिए होता है, जिनको ओमेगा 6 की कमी होती है। तो घुटनों में और ये पैरों के ये जॉइंट्स जो होते हैं ना उसमें कम पेन होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं, ठीक है। हम लोगों को सब कुछ अभी अच्छे से याद रहा होगा, ठीक है। आज फिर से एक बार फटाफट में रिवाइज कर लेता हूँ तो और अच्छे से अपना हो जाएगा। क्या पढ़ा था हमने, लिटमस पेपर पढ़ा था, ठीक है। उसमें क्या किया था हमने, ये सब चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे कलर वगैरह चेंज होता है, उसका नेचुरल कलर क्या होता है, वो कैसे बने होते हैं वो देखा हमने। देन हमने आर्टिफिशियल इंटीग्रेटर देखे, 2 मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, ठीक है। 2000 के नोट में फिनोप्थिलीन होता है ये पता है। देन हमने कुछ थेरी पढ़ी जैसे आरएनएस थेरी, देन हमने ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी थेरी पढ़ी, देन हमने लेविस थेरी पढ़ी, ठीक है। देन उसके बाद हमने ये टाइप्स ऑफ एसिड्स पढ़े जैसे ऑक्सी एसिड, हाइड्रो एसिड, देन हमने मिनरल एसिड पढ़े, ठीक है। देन हमने ये स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, देन हमने फैटी एसिड इनमें पढ़ा, ठीक है। इतना सारा हमने आज के लेक्चर में पढ़ लिया, तो हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। कल हम फिर आएंगे, ठीक है। बस आपको क्या करना है, ये फिर एक बार वीडियो अच्छे से देख के नोट्स को एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। नोट्स आपको डिफरेंट विशाल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। और फटाफट लाइक कर दो यार, जितने लाइक करेंगे उतना अच्छा लगेगा और उतना हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच।